हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। हमने दोस्तों ये तो देख लिया कि यूनाइटेड स्टेट्स की पावर बहुत ही ज़्यादा है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उन पावर पे वो रुकावटें क्या हो सकती हैं, या वो कंस्ट्रेंट क्या हो सकते हैं, या वो कह सकते हो आप वो चीज़ें जो यूएस की पावर को ख़त्म भी कर सकती हैं, वो क्या हो सकती हैं। तीन तरह की पावर हमने देखी है। हार्ड पावर जो मिलिट्री से रिलेटेड होती है, स्ट्रक्चरल पावर जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाती है, तीसरी हमने देखी थी सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में कल्चरल इम्पैक्ट, आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट, राइट। हर जगह जैसे यूएस के कपड़े पहनना, यूएस की बातें करना, राइट, वही लैंग्वेज में बोलना, ये सब बातें। हिस्ट्री टेल्स अस दैट एम्पायर्स डिक्लाइन बिकॉज दे डीके फ्रॉम विद इन। एथेंस आपको याद होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट, ग्रीक सिविलाइजेशन। ये तो एंशियंट टाइम में आप इंडिया की नंबर ले सकते हो, मौर्य, गुप्ता, राइट, बहुत सारे नंबर था। फिर मेडिवल में हम आते हैं तो मुगल एम्पायर, ग्रेट मुगल एम्पायर, राइट, दिल्ली सल्तनत। हमें मैं अगर थोड़ा और अगर मैं बात करूं उसके आगे जाके तो ब्रिटिश एम्पायर, राइट, उसके बारे में आपको दिखता है। जर्मनी भी अच्छा चल रहा था, वो भी डूबा, राइट, जो बिस्मार्क ने स्टार्ट करा था। और अब अमेरिका चल रहा है, तो पॉसिबल है कि फ्रॉम विद इन ये भी डीके करे, राइट। अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। एक टाइम में ब्रिटिश एम्पायर भी ऐसा था जहाँ सन कभी नहीं डूबता था, सन नेवर सेट्स, है ना। और आज छोटा सा ब्रिटिश है, कहीं दिखता ही नहीं। तो ये हिस्ट्री हमें बताती है दोस्तों कि एम्पायर डिक्लाइन करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो खुद ही टूट जाते हैं। Similarly, the biggest constraint to American hegemony lie within the heart of hegemony itself. तो सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है अमेरिकन हेजीमनी में, वो उसके अंदर ही लाई करता है, उसके दिल में ही लाई करता है। कैसे देखते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई थ्री कंस्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन पावर। तो तीन कंस्ट्रेंट है, तीन चेक्स एंड बैलेंसेस है मेनली, जो हम यहाँ पे बात करेंगे। अपने नोट्स में आप लिख लो। नन ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स सीम टू ऑपरेट इन द इयर्स फॉलोइंग 9/11। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। 2001 सितंबर के बाद, राइट, प्रिसाइसली 11 सितंबर 2001 के बाद अच्छी खासी पावर दिखी है यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है, तीनों तीनों एंगल्स में, स्पेशली मिलिट्री हार्ड पावर में। तो अभी तो कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट दिख नहीं रहे। हाउएवर इट नाउ appears that all three of these constraints are slowly beginning to operate again। तो अब दोस्तों 2022 है ना, ट्रम्प के टाइम, और अब 2022 में अब फिर से चीजें वो दिख रही हैं कि यूएस पे काफी सारे कंस्ट्रेंट है। वो कंस्ट्रेंट हम देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। The first constraint is the institutional architecture of the American state itself। आप नोट्स में लिखोगे इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन स्टेट, या इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर भी लिख सकते हो नोट्स में, हेडिंग। A system of division of powers between the three branches of government places significant brakes upon the unrestrained and immoderate exercise of America's military power by the executive branch। ठीक है। तो कोई भी सरकार, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे बाद में। सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तीन ब्रांचेस कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, places significant brakes upon the unrestrained and immoderate exercise of America's military power by the executive branch। तो आपकी प्रेसिडेंट ने तो बोल दिया हाँ जी मैं अटैक कर रहा हूँ, लेकिन लेजिस्लेचर ने मना कर दिया, है ना। लोअर हाउस, अपर हाउस। कोई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा कि अमेरिका के लोअर हाउस और अपर हाउस को क्या बोलते हैं। राइट, ओवरऑल तो कांग्रेस बोलते हैं, लेकिन लोअर हाउस और अपर हाउस को क्या बोलते हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो अमेरिका के लोअर हाउस और अपर हाउस में ने अगर मना कर दिया, तो अमेरिका की मिलिट्री क्या करेगी, या जुडिशरी ने कुछ कर दिया तो क्या करेगी। राइट, अभी आपने देखा अबॉर्शन का लॉ जो है वो अबॉलिश कर दिया, मतलब काइंड ऑफ, इसको सिंपल शब्दों में कहें तो हर स्टेट अपना लॉ खुद बना सकता है अबॉर्शन पे। ये जुडिशरी ने मना कर दिया, लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकता। राइट, लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे कुछ नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर पा रहा, राइट। तो ये देखिए, तो इसलिए कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। उससे ये हो सकता है कि अमेरिका की मिलिट्री जो है उस पे ब्रेक लग सकते हैं, ठीक है। A system of division of powers between three branches of government places significant brakes upon the unrestrained or immoderate exercise of America's military power by the executive branch। तो executive पे checks and balances है legislature और judiciary के। ये पहला है कि आपको, आपकी जो तीन ब्रांचेस हैं वो कुछ करने ही नहीं दें, तो सब मना हो गया, राइट, सब मना हो गया। लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन करना था अमेरिका को,
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, राइट। ये वहां के प्रेसिडेंट भी चाहते थे कि बने, लेकिन लीग ऑफ नेशंस को अमेरिका ने ज्वाइन नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि वहां के लेजिस्लेचर ने मना कर दिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो हाँ बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। द सेकेंड कंस्ट्रेंट ऑन अमेरिकन पावर इज ऑल्सो डोमेस्टिक इन नेचर। डोमेस्टिक है दोस्तों ये पहले तो, एंड स्टेम्स फ्रॉम द ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। बहुत ओपन नेचर है। अमेरिका के झंडे की चड्डियां लोग पहन के घूमते हैं वहां पे, अंडरवियर है ना, बिकिनी में घूमते हैं लोग वहां पे। यूनाइटेड स्टेट्स के झंडे को लेके इंडिया में कोई घूम जाए उसका तो कत्ल कर देंगे, राइट, कि मेरे फ्लैग को तूने ऐसे कर दिया, राइट। और सामने सामने गालियां देते हैं लोग वहां पे। बड़ी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काफी ज्यादा है वहां पे। क्यों? क्योंकि ये बेसिक राइट्स हैं, बेसिक राइट्स इसी के बेसिस पे उठा है अमेरिका। ठीक है, वहाँ की आपने देखा होगा एक्टर एक्ट्रेसेस वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या बोलते थे, ट्रम्प के बारे में, राइट। टेलर स्विफ्ट क्या क्या बोलती थी वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में। इंडिया में कोई बोले अगले दिन जेल चला जाएगा। पहले तो उसे इनटॉलरेंट घोषित कर देंगे, एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर देंगे और जेल में डाल देंगे, है ना। इंडिया में तो कोई बोलता ही नहीं, राइट। क्यों नहीं? और बाकी भी कंट्रीज में कोई नहीं बोलता, लेकिन अमेरिका में काफी फ्रीडम है, काफी फ्रीडम है। ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। Although the American mass media may from time to time impose or promote a particular perspective on domestic public opinion in the US, तो वहाँ की जो अमेरिका की मास मीडिया है वो प्रमोट करती रहती है पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। और ये भी याद रखो कि अमेरिका की मास मीडिया अमेरिका के फेवर में काफी अच्छा काम कर रहा है। जैसे वहाँ की मूवीज हैं, जैसे वहाँ के चैनल्स हैं, काफी पॉजिटिव दिखाते हैं, काफी पॉजिटिव दिखाते हैं। There is nevertheless a deep skepticism regarding the purpose and methods of government in American political culture. ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे बहुत ज्यादा डाउट है रिगार्डिंग द पर्पस एंड द मेथड ऑफ गवर्नमेंट इन अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर। दिस फैक्टर इन द लॉन्ग रन इज अ ह्यूज कंस्ट्रेंट ऑन यूएस मिलिट्री एक्शन ओवरसीज। वियतनाम वॉर, लोग गालियां देते हैं क्या हमारे पैसे वेस्ट कर रहे हो, राइट। कोरोना में तो बचाया नहीं गया हमको, हमारी कंपनीज को बचा नहीं पाते, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दे नहीं पाते, एजुकेशन इतनी कॉस्टली है। लोग वहां के क्वेश्चन पूछते हैं, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है, पॉवर्टी इतनी बढ़ रही है, हमें तो बचाते नहीं है, क्या अटैक करते रहते हो, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं लोग वहां पे। तो ये यही यहाँ पे चीजें लिखी हैं। देर इज डीप कि although American mass media may from time to time impose or promote a particular perspective on domestic public opinion in the US, लेकिन प्रमोट करती है, सपोर्ट कर रही है। देर इज अ nevertheless a deep skepticism regarding the purposes and the method of government in American political culture। तो ये लंबे स्टेटमेंट में ये दे रखा है। और मैं आपको ये भी कहूंगा आंसर जब लिख के आओ ना, इतने लंबे लंबे मत लिख के आना, समझ में नहीं आता, छोटे छोटे लिख के आया करो। ठीक है, तो इन द लॉन्ग रन ये हो सकता है कि अमेरिका अटैक करे कहीं और वहां के लोग बोले नहीं, क्यों अटैक कर रहे हो भाई, वापस आओ, हमारा पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, राइट। जैसे नाटो में काफी पैसे वेस्ट करता है अमेरिका, तो अमेरिका के लोग बोल रहे हैं ये क्या है, इतना हमारा मिलिट्री बजट क्यों है, राइट। तो ये क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। तो ये भी चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकता है अमेरिका की हेजेमनी पे। जैसे अब यहाँ पे देखो, these 907 pairs of boot represent the US soldiers killed in the Iraq war। ऐसा देखो कितना ज्यादा इम्पैक्ट है दोस्तों, कितना इम्पैक्टफुल है। उसके बाद ये इमेज देखो, these 1000 pair of shoes represent a small fraction of the estimated 16,000 इराकी killed in the war। तो जो इराकी बेगुनाह लोग मारे गए उनके जूते रखे हुए हैं। These two photographs are from an exhibition on the human cost of the Iraq War by the American Friends Service Committee organized at the National Commission of the Democratic Party in 2004। तो अमेरिका में ऑर्गेनाइज हो रही है चीजें। टू व्हाट एक्सटेंट डू प्रोटेस्ट लाइक दिस कंस्ट्रेंट द यूएस गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, वहां पे इलेक्टेड बॉडी तो है अल्टीमेटली, सारी बॉडीज, सब कुछ ही इलेक्टेड है वहाँ। लोअर हाउस, वहाँ का अपर हाउस, वहाँ के दोस्तों प्रेसिडेंट, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ इवन हर स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, सब इलेक्टेड ही तो हैं। तो लोग अगर साथ नहीं देंगे, लोग अगर ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे बड़े बड़े, जिसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट है दोस्तों, कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये, कि आपने क्या करा, ये हमारे 907 सोल्जर क्यों मारे गए, इराक से आपको क्या मिला, राइट, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हुए, बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे आई होप। However, it is the third constraint on the US that is perhaps the most important। ये तीसरा जो है आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगा, इसको देखते हैं। और ये डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल है। There is only one organization in the international system that could possibly moderate the। तो तीन पार्ट्स में, तीन भागों में जो ये पॉइंट, एक्सरसाइज ऑफ अमेरिकन पावर टुडे। तो एक ही इंटरनेशनल बॉडी है जो अमेरिका की पावर को कंस्ट्रेंट कर सकती है आज, वो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ये वो नाटो है जिसमें अमेरिका और उसके जो फ्रेंडली नेशंस हैं, स्पेशली यूरोप के देश, वो सब पार्ट है। नाटो का ही मेंबर बनने वाला था यूक्रेन, उसकी धुलाई कर दी गई। फिनलैंड वगैरह भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं उनकी क्या हाल करता है रशिया। तो ये चीजें हैं। तो नाटो, अब देखते हैं नाटो कैसे कंट्रोल कर सकता है यूएस की हेजेमनी को। द यूएस ऑब्वियसली हैज एन इनॉर्मस इंटरेस्ट इन कीपिंग द अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज that follow the market economy is alive, and therefore it is possible that its allies in the NATO will be able to moderate the exercise of US hegemony. नाटो के सारे मेंबर्स बोलते हैं हम आपका साथ नहीं दे रहे, फिर यूएस क्या करेगा? कुछ नहीं। ठीक है, करेगा ही नहीं। प्रेशर, राइट। तो ये है कि यूएस ऑब्वियसली हैज एन इनॉर्मस इंटरेस्ट इन कीपिंग इन द अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज। तो यूएस को अलायंस तो रखना है दोस्तों अपने सबके साथ। यूएस ये अंडरस्टैंड करता है कि अलायंस के बिना हम नहीं जी सकते। दैट फॉलो द मार्केट इकोनॉमीज अलाइंस, क्योंकि सब कुछ इकोनॉमी चल रही है। अलायंस नहीं है, आपकी इकोनॉमी नहीं है। अगर इकोनॉमी दब गई, अगर अमेरिका अकेले में कुछ नहीं है, अमेरिका सबको मिला के जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, राइट। तो अमेरिका तो दब नहीं सकता। तो पॉइंट ये है कि नाटो के मेंबर्स अगर बोलने लगे भाई तू इधर अटैक नहीं करेगा, उधर अटैक नहीं करेगा, ये अब कर, राइट। हर चीज पे क्वेश्चन करने लगे, जो हो भी रहे हैं क्वेश्चंस काफी बार। जर्मनी की चांसलर ने काफी क्वेश्चन उठाए थे। तो अमेरिका की पावर कंस्ट्रेंट हो सकती है। देयरफॉर इट इज पॉसिबल दैट इट्स अलाइज इन नाटो विल बी एबल टू मॉडरेट द एक्सरसाइज ऑफ यूएस हेजेमनी। तो ऐसे यूएस की जो हेजेमनी है तीन तरीकों से कंट्रोल हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, और किस तरीके से यूएस की हेजेमनी कंट्रोल हो सकती है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू। डिवाइडेड होती है दुनिया में, इंडिया में इंक्लूडेड इंडिया। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मेन काम होता है लॉ बनाना, जैसे पार्लियामेंट है उसे ही लेजिस्लेचर कहते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम होता है चीजें एग्जीक्यूट करना, लॉज को एग्जीक्यूट करना। जुडिशरी का काम होता है जजमेंट देना, ठीक है, फेयर फेयर जस्टिस प्रोवाइड करना, है ना। ये तीन ब्रांचेस होती हैं किसी भी सरकार में या किसी भी स्टेट में। अमेरिका में आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कंप्लीटली सेपरेट है एक दूसरे से, राइट। जैसे वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, वहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह बोलते हैं, वो सब इलेक्ट, वो सब जो होते हैं वो आपके लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो भारत का अगर एग्जांपल लें, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? आपके एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं भारत में? आपके मिनिस्टर, आपके प्रधानमंत्री, है ना, मेनली ये, राइट। और भी होते हैं एग्जीक्यूटिव, लेकिन मेनली ये प्रेसिडेंट जैसे एग्जीक्यूटिव है। लेकिन भारत में मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री और मिनिस्टर जो हैं ये लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं। तो एक दूसरे से रिलेटेड है। अमेरिका में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स है बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी।